जी आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टेक्निक जिसका नाम है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। लास्ट टाइम हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी को पढ़ा था, उसी से मिलती जुलती एक टेक्निक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये भी एक मेथड होता है सेपरेशन के लिए और एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल। ठीक है जी। इसमें होगा क्या, स्टेशनरी फेज जो होता है आपके पास, ये फाइनली डिवाइडेड सॉलिड होता है कोई, लाइक सिलिका जेल। फाइनली डिवाइडेड का मतलब क्या है, इसको समझ लें एज अ पाउडर फॉर्म यूज कर लेते हैं। पाउडर फॉर्म यूज करने का पर्पस ये है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ये फाइनली डिवाइडेड होता है और इसको हम एक थिन लेयर की कोटिंग इसकी करवा देते हैं ग्लास प्लेट के ऊपर। यहाँ पर भी स्पॉट यूज होती है, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर एज अ स्पॉट वर्क कर रहा था, जबकि जो पेपर के अंदर वाटर था वो एज अ स्टेशनरी फेज एक्ट करता था। यहाँ पर जो स्पॉट हो सकती है वो ग्लास हो सकता है या एलुमिना हो सकता है। तो ये एज अ स्पॉट वर्क करेगा। हमारे पास एक प्लेट होगी, उसके ऊपर हमने कोटिंग करवानी होगी सिलिका जेल की, जो कि स्टेशनरी फेज होता है। ठीक है। और मोबाइल फेज यहाँ पर वो आपके पास लिक्विड होता है और ये कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। और यहाँ पर भी कैपिलरी एक्शन की वजह से ही कंपोनेंट की सेपरेशन होगी। मोबाइल फेज जो होगा वो मूव करेगा कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर की तरफ। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास वो प्लेट है, टीएलसी प्लेट होगी। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो स्टेशनरी फेज था सिलिका जेल, सिलिका जेल की हम स्लरी बनाएंगे। ठीक है जी। सिलिका जेल की हम क्या बनाएंगे, स्लरी। उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और ये स्लरी बन जाएगी। स्लरी बनाने के बाद हम इसके ऊपर एक लेयर उसकी कोट करवा देंगे। वो लेयर बहुत थिन होनी चाहिए, थिक लेयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको प्लेस कर देंगे मोबाइल फेज के अंदर। मोबाइल फेज क्या करेगा, मूव करेगा ऊपर की तरफ और कंपोनेंट की जो होगी वो सेपरेशन हो जाएगी। वही लाइन लगाएंगे जैसे पेपर में किया था काम, और कंपोनेंट की भी लाइन लगाएंगे, उसका स्पॉट लगाएंगे कैपिलरी ट्यूब की मदद से। और इस तरह से वो सेपरेशन जैसे हमने पेपर में की थी वैसे ही यहाँ पर भी सेपरेशन होगी। ठीक है जी। अब टीएलसी की भी टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो टीएलसी की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो टाइप्स लिखूंगा यहाँ पर, उनमें स्टेशनरी फेज कौन सा है और यहाँ पर मोबाइल फेज कौन सा है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले टाइप की बात करें तो एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी या एड्जॉर्प्शन टीएलसी क्रोमेटोग्राफी, इसमें स्टेशनरी फेज सिलिका हो सकता है या एलुमिना हो सकता है। और मोबाइल फेज जो होगा वो नॉन पोलर हो सकता है, लाइक ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड। और दूसरी टेक्निक की हम बात करें वो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन में आपके पास सेलुलोज होगा, मोबाइल फेज और नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। सॉरी, स्टेशनरी फेज सेलुलोज होगा और नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होगा वो मोबाइल फेज होगा। थर्ड टेक्निक है हमारे पास रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें जो मॉडिफाइड होगा, समझ ले सेलुलोज का पेपर जो होगा वो मॉडिफाइड होगा नॉन पोलर सब्सटेंस के साथ, और यहाँ पर पोलर मोबाइल फेज होगा। इसके बाद है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में रेजिन्स यूज करते हैं, लाइक सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट ये रेजिन है और यहाँ पर बफर सोल्यूशन होगा मोबाइल फेज, बफर सोल्यूशन। और लास्ट में आपके पास है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन में यहाँ पर आपके पास क्या है, जेल, ये एज आ स्टेशनरी फेज होगा और मोबाइल फेज जो होगा वो बफर सोल्यूशन होगा, बफर सोल्यूशन होगा ये। तो ये हमारे पास टाइप्स हैं। इसके बाद हम बात करें स्टेशनरी फेज इन टीएलसी। तो स्टेशनरी फेज टीएलसी में कौन सा हो सकता है।
तो बेटा आपके पास दो तरह के स्टेशनरी फेज होते हैं, एक इनऑर्गेनिक हो सकता है और दूसरा हमारे पास होता है ऑर्गेनिक स्टेशनरी फेज। तो इनऑर्गेनिक जो है, इसकी पहले अगर हम बात कर लें, लाइक सिलिका, सिलिका एक इनऑर्गेनिक स्टेशनरी फेज होता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, SI OH। यहाँ पर वाटर भी होता है ना, इसलिए OH ग्रुप्स आ जाते हैं साथ। ये इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा। अब सिलिका जो होता है ये मोस्टली एसिडिक होता है, ठीक है, और ये पोलर भी है, और इसके अंदर OH ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है जी। OH ग्रुप्स भी इसके अंदर होंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो एसिडिक होगा, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। अब सिलिका की अगर हम टाइप्स की बात करें तो सिलिका तीन तरह का हो सकता है। नंबर वन है जेमिनल सिलिका। जेमिनल कौन सा होता है? वो सिलिका होता है जिसमें एक ही सिलिक सिलिकॉन एटम के ऊपर दो OH ग्रुप लगे हों, लाइक इसके ऊपर दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये जेमिनल होगा, ठीक है। फिर विसिनल सिलिका भी होता है। विसिनल सिलिका वो होता है जिसमें दो सिलिका सिलिकॉन एटम्स के ऊपर OH एडजेसेंट सिलिकॉन एटम के ऊपर OH ग्रुप्स लगे हों, लाइक एक इसके ऊपर है, फिर एक इसके ऊपर OH लगा हुआ है, तो इसे विसिनल सिलिका कहते हैं। और एक होता है फ्री सिलिका। फ्री सिलिका वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसमें एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको हम फ्री सिलिका बोलते हैं। तो सिलिका जो होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेशनरी फेज है जी। इसके बाद हमारे पास है एलुमिना। ये सेकंड स्टेशनरी फेज है। एलुमिना चिकनी मिट्टी नहीं होती, आपको में भी आइडिया हो, चिकनी मिट्टी के अंदर ये पाया जाता है एलुमिना। और इसकी प्रिपरेशन होती है कैल्सिनेशन के जरिए। कैल्सिनेशन जो होती है किसी भी कंपाउंड को बर्न करना हाई टेम्परेचर के ऊपर, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप हीट दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर, यानी ये एल्यूमिना में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्यूमिना की भी थ्री टाइप्स है। नंबर वन, ये एसिडिक होता है। एसिडिक वो होता है जिसमें एल्यूमिनियम के साथ OH ग्रुप लगा। और याद रखें एसिडिक हाइड्रोजन का कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है। मैं अगर आपको ये बताऊं, लाइक CH3 COOH, क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है? इसी तरह CH3 COOH, क्या ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है? तो याद रखें वो हाइड्रोजन एसिडिक होता है जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसे एटम के साथ अटैच हो। यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है तो इसलिए एसिडिक है, क्योंकि ये इजीली रिमूव हो जाता है। ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच ले तो पीछे ये इजीली निकल सकता है। तो ये वो हाइड्रोजन होता है एसिडिक जो अटैच हो किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। दूसरा है हमारे पास बेसिक एलुमिना। बेसिक एलुमिना वो होता है जिसमें आपके पास एल्यूमिनियम साथ ऑक्सीजन लगा हुई है, नेगेटिव चार्ज हो। और तीसरा होता है न्यूट्रल एल्यूमिना। न्यूट्रल एल्यूमिना वो होता है जिसमें दोनों आपके पास होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी, यानी OH ग्रुप भी होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी, ये दोनों के दोनों आपके पास इसके अंदर होते हैं। ये न्यूट्रल एल्यूमिना है, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक स्टेशनरी फेज की। ऑर्गेनिक स्टेशनरी फेज में आपके पास चारकोल होता है। चारकोल जो होता है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए इस्तेमाल होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज होता है। नंबर टू, आपके पास सेलुलोज हो सकता है, और सेलुलोज हम पढ़ चुके हैं ये स्टेशनरी फेज के तौर पर यूज होता है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये आपके पास दो जो ऑर्गेनिक थे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्लरी सर की। आपकी आवाज बहुत कम है। कि बाकी किसी को इशू है बताएं। आप लोग हेडफोन यूज करके सुना करें लेक्चर, ठीक है।
इसके बाद है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ स्लरी। प्रिपरेशन ऑफ स्लरी, स्लरी कैसे बनाएंगे? तो याद रखें, सबसे पहले हम टीएलसी प्लेट लेंगे। टीएलसी प्लेट, जो टीएलसी प्लेट होती है बेसिकली, वो हम तैयार करते हैं। ये वैसे मिल जाती टीएलसी प्लेट, और इसको तैयार करने से मुराद ये होती है कि हम टीएलसी प्लेट के ऊपर स्टेशनरी फेस की कोटिंग करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? आपने सिलिका जेल लेना है, सिलिका जेल लेंगे, प्लस उसके अंदर कोई बाइंडर ऐड करेंगे। बाइंडर वो चीज होती है जिसको बाइंड करवाएगा, लाइक कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम जिसे कहते हैं, ये बाइंडर के तौर पर एक्ट होगा। और यहाँ पर डिस्टिल वाटर लेंगे, डिस्टिल वाटर यहाँ पर यूज करेंगे आप, और इसको शेक करेंगे एक बीकर के अंदर। शेक करने के बाद ये स्लरी प्रिपरेशन हो जाएगी, ये आपके पास स्लरी बन जाएगी। ठीक है जी। अब आपने इसको टीएलसी प्लेट के ऊपर कैसे पेस्ट करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे जी, बहुत से मेथड हैं वैसे इसको टेस्ट करवाने के। वो सारे मेथड्स भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला मेथड है पोरिंग। पोरिंग का मतलब क्या होता है? अंडेलना। अंडेलने से मुराद क्या है कि आपने टीएलसी प्लेट ले ली, इसके ऊपर आपने ये बीकर के अंदर आपका स्टेशनरी फेस था, इसको वैसे ही उठाकर इधर अंडेल देंगे आप। तो इससे क्या होगा, वो जो लेयर होगी वो टीएलसी प्लेट के ऊपर जाकर कोट हो जाएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम आ सकती है कि थिकनेस जो होती है, थिकनेस वो यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्मिटी का इशू आ जाता है, कहीं पे ज्यादा तो वो आप कह लें लेयर थिक हो जाती है, कहीं पे कम हो जाती है। ठीक है। तो थिकनेस जो होती है वो बड़ा मैटर करती है, क्योंकि थिकनेस अगर प्रॉपर नहीं होगी तो सेपरेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसके बाद है हमारे पास डिपिंग। डिपिंग का मतलब होता है डबोना। अब आप क्या करोगे कि टीएलसी प्लेट लोगे, और उसमें आपने क्या करना है, ये प्लेट वन ले लिया, लाइक प्लेट वन है, ये प्लेट टू है, इसको आपने कंबाइन फॉर्म में ले लेना है। प्लेट वन और प्लेट टू को आपने कंबाइन कर लेना है। दोनों प्लेट्स को कंबाइन कर लिया, इसको फिर आप क्या करोगे, एक बीकर के अंदर ऐड करोगे। ठीक है। इसको एक बीकर के अंदर प्लेट को ऐड कर देना है आपने, ये डिप कर देंगे। जैसे ही डिप करेंगे, कुछ वक्त के बाद आप क्या करेंगे, इन प्लेट्स को सेपरेट कर लोगे। सेपरेट करोगे तो उसमें जो एक उसका पार्ट होगा वो कोट हो चुका होगा स्टेशनरी फेज के साथ। ठीक है। फिर आपने उसको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के भी बहुत से मेथड्स हो सकते हैं। नंबर वन, अगर हम बात करें तो आप इसको ड्राई कर सकते हो 2 to 4 मिनट्स के लिए, और ये ड्राई होगा तकरीबन 1100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर फॉर 2 to 4 मिनट्स अगर आप ट्राई कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारे पास मेथड होता है, वो है स्प्रेइंग मेथड। स्प्रेइंग ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें आप को ना तो यूनिफॉर्मिटी का इशू आता है। स्प्रेइंग करने से ये होता है कि जो लेयर होती है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाती है। इसके बाद एक और मेथड देखेंगे, वो प्रॉपर मेथड होगा जो लास्ट वाला होगा। ठीक है। स्प्रेइंग आपने डेफिनेटली, ये प्लेट है आपके पास टीएलसी, और आपके पास ये इसके अंदर जो आपने स्टेशनरी फेस प्रिपेयर किया है, इसको किसी स्प्रेयर के अंदर ऐड करेंगे, और स्प्रेयर के अंदर ऐड करने के बाद आपने इसके ऊपर स्प्रे करवा देनी है। तो इससे क्या होगा, जो लेयर होगी वो ऑलमोस्ट आप कह लो हमारी रिक्वायर्ड लेयर के मुताबिक उसकी थिकनेस होगी। ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी का इतना इशू नहीं आता जितना बाकी मेथड्स में आता है। और लास्ट में हमारे पास एक होता है स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है, और इसमें क्या है, ये एडवांस टेक्निक है। स्प्रेडिंग इसलिए बेस्ट भी है, इसके साथ एक रोलर भी लगा होता है, ये यूनिफॉर्मिटी को इनहेंस करने के लिए यूज होती है। ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप दो चीजें, इसमें एक स्प्रेयर भी होगा, स्प्रेयर भी होगा, और साथ में यहाँ पर आपके पास रोलर भी होगा। ठीक है। दोनों चीजें होंगी। क्या होगा कि ये प्लेट के ऊपर स्प्रे भी होते जाएंगे पार्टिकल्स, और साथ जैसे रोलर होता है ना, जैसे रोड के ऊपर वो रोलिंग करता है, यूनिफॉर्मिटी लेकर आता है, इसी तरह इसके ऊपर वो यूनिफॉर्मिटी भी लेकर आएगा। ठीक है। तो इसको स्प्रेडिंग कहते हैं।
और इससे जो प्लेट बनती है उसको आप ड्राई कर सकते हो, एयर के अंदर भी कर सकते हो। अदरवाइज आप 30 मिनट्स के लिए 110 डिग्री पर उसे हीट कर सकते हो। 110 डिग्री के ऊपर आप उसे हीट करके ड्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये स्प्रेडिंग होती है हमारे पास, फोर्थ मेथड था। इसके बाद है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एक्टिवेशन क्या है जी? एक्टिवेशन इज नथिंग बट रिमूविंग ऑफ मॉइस्चर एंड अदर एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम टीएलसी प्लेट। तो टीएलसी प्लेट से मॉइस्चर को रिमूव करना, मॉइस्चर और अदर जो आपके पास एब्जॉर्ब्ड इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी, इनको रिमूव करवाना, इसे एक्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो थिकनेस है वो मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप लैब के अंदर काम कर रहे हो तो उसके लिए थिकनेस 0.1 से 0.25 तक होनी चाहिए। ये लैब के अंदर की जो आपकी प्लेट के ऊपर की थिकनेस होनी चाहिए रिक्वायर्ड। इसके बाद अगर आप इंडस्ट्रियल मेथड में काम कर रहे हैं तो 1 to 2 mm की थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। और एक मजे की बात ये है कि ये जो टीएलसी प्लेट्स होती हैं ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भी अवेलेबल है। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टीएलसी प्लेट्स भी आपको बाजार में मिल जाती हैं इजीली, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मोबाइल फेज के बारे में। मोबाइल फेज इन टीएलसी। तो टीएलसी के अंदर मोबाइल फेज जो होता है ये लिक्विड हो सकता है या डेफिनेटली गैस है, लेकिन हम यूजुअली यहाँ पे लिक्विड यूज करते हैं। मोबाइल फेज जो है ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मोबाइल फेज हमें चाहिए होनी चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी इसकी यूटिलाइज होनी चाहिए। इसके बाद मोबाइल फेज जो है ये डू नॉट डज नॉट रिएक्ट विद कंपोनेंट्स, डज नॉट रिएक्ट विद कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मोबाइल फेज जो है वो चूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेशनरी फेज, अकॉर्डिंग टू स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के अकॉर्डिंग आपने चूज करना है। इसी तरह आप दो या दो से ज्यादा मोबाइल फेज का मिक्सचर भी यानी सॉल्वेंट्स का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं, और इसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास एनहेक्सेन, उसके अलावा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन के अलावा टोलोइन, टोलोइन के अलावा बेंजीन, बेंजीन के अलावा डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर हो गया। और उसके बाद क्लोरोफॉर्म। ये आपके पास बेटा डिफरेंट टाइप्स के मोबाइल फेज यूज हो सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ सैंपल इन टीएलसी, एप्लीकेशन ऑफ सैंपल इन टीएलसी, के टीएलसी प्लेट के ऊपर सैंपल को अप्लाई कैसे करना है। तो आपने वही काम है कि 1 इंच की लाइन एच से ड्रॉ कर लेनी है उसके ऊपर, ठीक है। और याद रखिए एक माइक्रो सिरिंज ले लेनी है जिससे आप सैंपल को अप्लाई करवा रहे हो, या अदरवाइज आपको मैंने मेथड बता दी है उनमें से कोई भी यूज कर ले। तो यहाँ पर बबल्स प्रोड्यूस नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आप फिर लाइन लगाओगे, वो कंपोनेंट सेपरेट होगा आगे जाकर स्टेशनरी फेज के ऊपर। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, बबल्स नहीं उसके ऊपर प्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह फिर आर एफ वैल्यू हम उसकी कैलकुलेट करते होते हैं, आपको पता है इवेल्युएशन ऑफ टीएलसी। तो आर एफ वैल्यू कैसे निकालेंगे? सॉल्वेंट डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट ओवर सॉल्वेंट, वही सॉल्वेंट फ्रंट और वो सारी चीजें मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये पढ़ ली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें एक्स्ट्रा चीज है कोई। एक दो चीजें नहीं है वो हम देख लेते हैं, लाइक यहाँ पे टीएलसी विजुअलाइजिंग एजेंट्स, टीएलसी विजुअलाइजिंग एजेंट्स क्या है इनको हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए ये वो एजेंट्स होते हैं जो हमें
समटाइम्स कलर शो नहीं हो रहा था तो कंपोनेंट का वो लोकेट करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लाइक यूवी विजिबल टेक्निक। यूवी विजिबल टेक्निक ऑलरेडी भी इसको हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो सैंपल हमारा विजिबल नहीं होता उसको हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर ये प्लेट को ऐड करेंगे, वो प्लेट के ऊपर यूवी रेडिएशन फॉल करवाएंगे और बदले में हमें विजिबल रेडिएशन मिलती हैं, जिससे हमें कंपोनेंट जो होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेथड ऑलरेडी हमने पढ़ा होगा है। इसके बाद हमारे पास सेकंड होता है आयोडीन चैम्बर। ये नया मेथड है, स्पेशली टीएलसी के लिए ही यूज हो रहे हैं। आयोडीन चैम्बर में क्या है, आपके पास ये एक चैम्बर है जिसके अंदर आयोडीन के वेपर्स हैं। आयोडीन के वेपर्स होते हैं बेटा, जब आप इसके अंदर प्लेट को रखोगे, ठीक है, क्रोमेटोग्राम यानी जो प्लेट के ऊपर पैटर्न डेवलप हुआ है इसके ऊपर आप रखोगे, तो ये जो आयोडीन के वेपर्स होंगे ये स्पोर्ट वाली प्लेस के साथ रिएक्ट करेंगे। जहां पर भी स्पोर्ट होगा वहां पर स्पोर्ट जहां पर भी होगा वहां पर ये रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके वहां पर कलर प्रोड्यूस कर देंगे, यूजुअली ब्राउन कलर होगा, और वहां पर आपको पता चल जाएगा कि जी इस जगह पर स्पोर्ट प्रेजेंट था। इसके बाद थर्ड हमारे पास है 10% सल्फ्यूरिक एसिड इन एथानॉल। 10% सल्फ्यूरिक एसिड इन एथानॉल, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसको आप 10% सोल्यूशन बनाते हो इसका एथानॉल के अंदर, और ये तकरीबन तमाम सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर सकता है। इट रिएक्ट्स विद ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेस, इट रिएक्ट्स विद ऑल सब्सटेंसेस, ये तकरीबन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट कर सकता है जो कि हमें विजिबल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने याद रखना है। इसके साथ साथ मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि ये इसके अंदर जो कलर प्रोड्यूस होगा बेटा वो ब्लैक क्लोरीनेशन होगी। यहाँ पर क्या होगी, ब्लैक क्लोरीनेशन। यहाँ पर ब्लैक क्लोरीनेशन प्रोड्यूस होती है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कोबाल्ट क्लोराइड। थर्ड है हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड। अब इसको हम यूनिवर्सल स्टेन भी कहते हैं, यूनिवर्सल स्टेन भी इसे बोल देते हैं। यूनिवर्सल स्टेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तकरीबन तमाम कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके कलर प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इट प्रोड्यूस कलर विद ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेस। तो ये बेटा यूनिवर्सल स्टेन्स का मतलब ही यही होता है कि तकरीबन ये तमाम तर जो कंपोनेंट्स होते हैं जो विजिबल नहीं होते, ये हमें वो कंपोनेंट्स को विजिबल करवा के दिखा सकता है। ये इतना पावरफुल होता है कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फेरिक क्लोराइड, FeCl3 फेरिक क्लोराइड। और फेरिक क्लोराइड जो होता है ये फिनोलिक कंपाउंड को डिटेक्ट किया, आपको पता है ना फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी हमने पढ़ा था डेमो लेक्चर्स में। तो फिनोलिक कंपोनेंट्स को ये डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें जो कलर होता है वो रेड कलर प्रोड्यूस होता है यूजुअली फिनोल के साथ जब रिएक्शन होगा। इसके बाद है ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट। ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट, ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट क्या है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये बेसिकली अमाइंस के लिए होता है, अमाइंस के लिए, और साथ में ये एल्कलाइड्स के लिए होता है। एल्कलाइड्स और अमाइंस के लिए यूज होता है, और इसमें जो कलर प्रोड्यूस होता है वो रेड या ऑरेंज कलर होता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है निन हाइड्रीन टेस्ट।
हाइड्रीन टेस्ट ये एमसीक्यूज में भी पूछते हैं। ये यूजुअली अमाइनो एसिड्स के लिए या अमाइनो शुगर्स के लिए, अमाइनो एसिड्स या अमाइनो शुगर्स के लिए। 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी, तो हम बात कर रहे थे कि निन हाइड्रीन टेस्ट जो होता है ये अमाइनो एसिड्स के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और है वेनिलीन। वेनिलीन क्या होता है जी? वेनिलीन बेसिकली ये भी यूनिवर्सल स्टेन होता है, यूनिवर्सल स्टेन है। और ये इफेक्टिव मेथड होता है फॉर डिटरमिनेशन ऑफ आरएफ वैल्यूज। आरएफ वैल्यूज की डिटरमिनेशन के लिए ये बहुत कॉमनली यूज होता है। और ये मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आपके पास, उनके आइडेंटिफिकेशन या उनके टेस्ट के लिए यूज होता है। और इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? आपने 1 ग्राम वेनिलीन का लेना है और इसको लेना है इन 100 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 के अंदर, ठीक है। ये याद रख लेना है। और इसमें ना तकरीबन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन करवा सकता है, सिवाय कुछ के, लाइक एक्सेप्ट एल्कलाइड्स। एल्कलाइड्स की ये आइडेंटिफिकेशन नहीं करवा पाता, ठीक है। उसके अलावा ये बाकी जो कंपाउंड्स हैं, लाइक अगर हम बात करें टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स जो होते हैं उनके साथ इसका कलर प्रोड्यूस होगा पिंक या पर्पल, ठीक है। और फ्लेविनाइड्स, फ्लेविनाइड्स जो होते हैं उसके साथ इसका कलर होगा येलो या ऑरेंज। तो बाकी कंपाउंड के साथ ही करवा सकता है, लेकिन ये एल्कनाइड्स के साथ ये नहीं करवा सकता है, एल्कलाइड्स के साथ। अब इसकी लास्ट जो है वो चीज रहेगी, वो है एप्लीकेशन ऑफ टीएलसी। तो टीएलसी की एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं। एप्लीकेशंस, तो टीएलसी की मेनली एप्लीकेशन यही है कि ये प्यूरिफिकेशन, किसी भी सब्सटेंस की चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। मान लें कि एक सब्सटेंस है, सिर्फ और सिर्फ उसमें एक कंपोनेंट होना चाहिए था, लाइक एक कंपोनेंट से मुराद उसके अंदर एक्स होना चाहिए था और एक्स का एक ही स्पॉट रहना चाहिए था, वो सेपरेट नहीं होना चाहिए था। हमने टीएलसी प्लेट के ऊपर उसका स्पॉट लगाया, वो स्टिल एक ही रहा, वो सेपरेट नहीं हुआ अपने कंपोनेंट में, क्योंकि वो प्योर था। अगर वो इम्प्योर होगा तो प्लेट के ऊपर मोर देन वन कंपोनेंट आ जाएंगे। तो ये इम्प्योरिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है कि कौन कौन से इसके अंदर और कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अलावा ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, दूसरी है जी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस ये उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। आइडेंटिफिकेशन तो आपको पता ही है, आर एफ वैल्यू से आप मालूम कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका रोल है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ये इस्तेमाल होती है, और वहाँ पर भी ये बेसिकली प्योरिटी ऑफ मेडिसिन, प्योरिटी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की प्योरिटी को चेक करने के लिए। इसके अलावा ये सेपरेशन ऑफ मेडिसिन इनटू कंपोनेंट्स, सेपरेशन ऑफ मेडिसिन इनटू कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स के अंदर सेपरेट करवाने के लिए भी ये इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। और केमिस्ट्री लैब के अंदर भी ये एनालिसिस ऑफ मिक्सचर करने के लिए इस्तेमाल होती है। और टीएलसी कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल हो रही है, कॉस्मेटिक्स की चीज़ों में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज ये एक हमारी एक टेक्निक हमने स्टडी करनी थी, टीएलसी। और आज के लेक्चर में आपका कोई भी सवाल है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई इसमें चीज़ है जो मुश्किल है, फिर भी अगर आपको लगती है तो आप ज़रूर पूछें जी। एनी क्वेश्चन?